हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में राज्य के उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज का टॉपिक है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य कोई बनावटी या यांत्रिक रचना ना होकर एक प्राकृतिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो अतः राज्य का विकास हुआ है, ना कि निर्माण हुआ है। तो इस संबंध में लीलोक अपना विचार देते हैं और कहते हैं कि राज्य का उद्गम एक क्रमिक विकास के आधार पर हुआ है। इसका इतिहास मानव जाति के ज्ञात एवं अज्ञात काल तक फैला हुआ है। तो राज्य के उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। तो इसके अनुसार राज्य ना तो दैवीय संस्था है और ना ही बल प्रयोग का परिणाम है और ना ही ऐसे साधन है जिसे नागरिकों ने विचार विमर्श के उपरांत बना डाला हो। तो वास्तव में राज्य मानव के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास की स्वाभाविक परिणति है। मानव ने राज्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि सामाजिक जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं में से राज्य का विकास हुआ। तो जिस प्रकार मनुष्यों ने अपनी भाषा का आविष्कार नहीं किया है, स्वतः बोलते हुए भाषा का विकास हुआ है, तो उसी प्रकार सामाजिक संगठन के कुछ रूप अपनाए गए हैं और उनमें से राज्य का विकास हुआ। नेक्स्ट है राज्य के उत्पत्ति और विकास में सहायक तत्व। तो राज्य के उत्पत्ति और उसके विकास में जिन तत्वों ने भाग लिया वे इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक सामाजिक प्रेरणा। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता होंगे या पशु, है ना। समाज ही वह संबल है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपने अस्तित्व की पहचान होती है। तो इस संबंध में विल्सन कहता है कि यद्यपि सामाजिक अवस्था को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, फिर भी सरकार अपने आप ही नहीं बन गई है। तो इसके विकास में मनुष्य की सूझबूझ या चयन का प्रभाव हो रहा है। तो सामाजिक प्रकृति के कारण मनुष्य के साथ साथ रहने की स्थिति में अनेक समस्याएं आई। तो इन समस्याओं को हल के रूप में स्वतः ही राज्य का जन्म हो गया। तो शुरू में मानव जीवन सरल था, जो बाद में जटिल होता चला गया। दूसरा पॉइंट है रक्त संबंध। संगठन और सत्ता अर्थात अनुशासन, सामूहिक जीवन तथा आज्ञा पालन राज्य की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो इन गुणों का विकास नहीं उन्हीं समुदायों में संभव था जो परस्पर उक्त संबंध से एक सूत्र में बंधे थे। तो रक्त संबंध से ही मनुष्य के जीवन में एकता, सुदृढ़ता होती है। तो इस संबंध में मैकवर अपना विचार देते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को परिवार के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इतना निश्चित है कि समय के अंतर से परिवारों का विस्तार होता गया। तो परिवार से जन यानी गोत्र से कबीले बने और राज्य का इस प्रकार रक्त संबंध से हुआ। मतलब राज्य का इस प्रकार जन्म जो है रक्त संबंध से हुआ। तीसरा पॉइंट है धर्म। राज्य के विकास में धर्म भी रक्त संबंध की तरह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो प्रारंभ में समाज में रक्त संबंध और धर्म में निकट का संबंध था और समाज में धर्म समान रक्त का प्रतीक उसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति था। तो गिलक्राइस्ट के शब्दों में कुटुंब उतना ही धार्मिक संघ था जितना स्वाभाविक। तो इस प्रकार धर्म का राजनीति से घनिष्ठ संबंध रहा है और धर्म ने प्राचीन काल में बिखरी हुई जातियों को एकता के सूत्र में बांधकर उनमें अनुशासन उत्पन्न किया और धर्म के आधार पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया और ईश्वर के समान ही
राजा की आज्ञा का विरोध पाप माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, शक्ति। तो राज्य की उत्पत्ति और विकास में शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गैटिल के अनुसार राजनैतिक संस्थाओं का विकास प्रारंभिक पारिवारिक, धार्मिक और आर्थिक समुदायों की तरह ना होकर देशांतर गमन एवं विनय के फलस्वरूप ही अधिकांशतः हुआ है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे जिनसे प्रमाणित होता है कि शक्ति ने राज्य की उत्पत्ति और विकास में मदद दिया है। और कहा भी जाता है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अन्य व्यक्तियों पर आधिपत्य चाहता है। तो मानव विकास की प्रारंभिक स्थिति में यह भावना बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कबीलों के आपस में संघर्ष होते रहते थे, जिसके कारण कबीलों में स्त्रियों, पशुओं पर जीतने वाले कबीले का अधिकार हो जाता है। तो इसी आधार पर शक्तिशाली कबीले का सरदार राजा बना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक गतिविधियाँ। राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण हाथ है। एडम स्मिथ ने कहा है कि जहाँ संपत्ति नहीं है वहाँ सरकार की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चरण में हम लोग देख सकते हैं कि आर्केड युग था, ठीक है, जहाँ पे मानव क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। और द्वितीय चरण में पशुपालन की अवस्था था, जब मनुष्य पशुपालन करके अपना जीवन यापन करने लगे तो इस समय वह ब्राह्मण मतलब घूमते घूमते मतलब ब्राह्मण करने लगे। और तीसरे अवस्था में मनुष्य क्या करती है, एक स्थान पर निवास करके कृषि करने लगी। और जब कृषि का प्रचलन हुआ तो यहाँ पर निजी संपत्ति का उदय हुआ और समाज में है ना भेदभाव उत्पन्न हुआ। तो मानव विकास का चौथा चरण जो था औद्योगिक अवस्था का था, जहाँ पर कल कारखानों में उत्पादन शुरू हुआ और नए वर्ग पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। और यह चरण जो है भेदभाव हद तक सही प्रतीत होता है। भेदभाव जो है कुछ हद तक सही प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक चेतना। राज्य के विकास में योग देने वाला एक और महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राजनीतिक चेतना। तो इसका मतलब है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूकता है जिनके लिए राज्य की स्थापना की जाती है। तो इस संबंध में जेनिनेक अपना विचार देते हैं और कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण व्यक्तियों के समूह में चेतनशील एकता की भावना है और यह भावना सामूहिक रूप से संगठित होकर अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार राजनीतिक चेतना ने राज्य को मानव जीवन में स्थान दिलाने में विशेष योगदान किया है।